सीधे रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके बारे में विभाग से कहा, मैंने कहा इस एक स्कीम को हमें बनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कालखंड में बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, किसी को हम, क्योंकि 2 वर्ष से ऐसे लगातार हो गए थे कि जब हमें परीक्षा किए बगैर हम बच्चों को पाठ अगली क्लास में प्रमोट कर रहे थे। हमने कहा क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं? बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी और भी अन्य संसाधनों का अभाव था। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक स्कीम निकालिए, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। और इसी क्रम आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं को इस सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए या आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके, इसके लिए भी इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वे सभी स्कीम आपको मिलेंगी जो एक युवा के लिए होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति निवास करती है। और भारत दुनिया के अंदर अकेले एक देश है जिसमें 56% आबादी जहां की कामकाजी आबादी है, जो कार्य करता है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, युवा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 58% आबादी कामकाजी है, मेहनती है, कार्य कर सकती है, वो अपनी प्रतिभा का लोहा बना सकती है। उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ाने के क्रम में हम इस योजना को लेके आए हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, परिणाम अपने आप आने लगते हैं। परिणाम लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण के संस्थान अपने आप में टापू बनकर के रह गए। वे शिक्षा और डिग्री और सर्टिफिकेट देने के केंद्र मात्र बन के रह गए। उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सौभाग्य से कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये केवल आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री देने का एक माध्यम नहीं बनेगी केंद्र, बल्कि अब यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र या छात्रा जब यहां से निकलेगा तो वह आत्मनिर्भर बनकर के निकलेगा, स्वावलंबी बनकर के निकलेगा, प्रावलंबी नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि जब वो निकलेगा तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था आपको? आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बातें कही। जब भी कोई संबोधन होता है, हमारे युवाओं को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट करें और नोट करके फिर उसको देखें, अगले दिन न्यूज़पेपर में देखें क्या है, इसका मतलब क्या है, ढूंढें, जानकारी लें। उन्होंने 5 बातें कही थी। उन्होंने कहा है आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष के समारोह में हम सहभागी बन रहे हैं। लेकिन यही हमारा केवल मंजिल, यही हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारी होनी चाहिए कि जब देश अपनी आजादी की
शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047, तब हम कैसा भारत चाहते हैं? आपके लिए समय है। जो उम्र हमारी आज इस समय है, उस समय आपकी वह उम्र होगी, और तब कैसा भारत आपको चाहिए? उस भारत के लिए उन्होंने पांच पंचप्रण की बात की। वे पंचप्रण क्या थे? वे पंचप्रण हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे। आप किसी पुराने गांव में जाइए जो थोड़ा अभी आधुनिकता से दूर हो, उस गांव में आप देखिए सभी प्रकार की जातियां होंगी। गांव में हर प्रकार के लोग होंगे, नहीं होंगे तो पूर्वजों ने उनको बसाया होगा, या उस गांव के इतिहास के बारे में अगर आप जाकर के देखेंगे, क्यों जिस भी किसी जाति का होगा तो उस जाति ने दूसरी जाति के लोगों को भी कुछ बसाया है, और फिर वे एक दूसरे के साथ मिलकर के उस गांव की व्यवस्था का संचालन करते थे। भारत का गांव कभी भी सरकार पर आश्रित नहीं था। सरकार पर आश्रित उसकी केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से रही होगी, अन्यथा वह सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करता था। आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के गांव हुआ करते थे। गांव आप देख सकते हैं, उस गांव में हर जाति के लोग हैं। गांव में गांव का राजमिस्त्री भी है, गांव में गांव का कारपेंटर भी है, गांव में गांव का नाऊ भी है, गांव में मोची भी है, गांव में गांव का बढ़ई भी है, गांव में गांव का यानी सुरक्षा वाली भी हैं, गांव में गांव का पुरोहित भी है, गांव में यानी सब कुछ है। गांव में अपनी खेती बाड़ी में स्वयं करते हैं, पानी के अपने कुएं अपने हैं, बावड़ी है या तालाब है, ये सब कुछ उनका अपना है, अपनी मार्केट है, सब कुछ अपनी व्यवस्था में संचालित करते हैं। एक हमारे गांव का एक दृश्य था, ऐसा न रहा होगा, लेकिन अपनी खेती बाड़ी से जो अर्जित किया, बाजार ले गए, राशन दिया, राशन के बदले अपना सामान खरीद के लेके आ गए। एक गांव था। आत्मनिर्भरता, कैसे आत्मनिर्भर होगा भारत? यह प्रश्न मेरे सामने भी था 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, कैसे होगा? तो मुझे उस दौरान 2-3 देशों की यात्रा में जाने का अवसर मिला था। प्रदेश देश की उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी। वे स्वस्थ हो गई तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिज्म का एक समारोह हो रहा है, समिट हो रहा है, उस समिट में आप भारत की तरफ से चले जाते हैं। तो अब रंगून जाना था, तो मुझे बहुत जल्दी में समाचार मिला था, तो मैंने तैयारी की। तो मैं यहां से बैंकॉक गया और बैंकॉक से रंगून की फ्लाइट पकड़ी, मैं रंगून पहुंचा। वापसी में मैंने और भारत सरकार के मंत्री मेरे साथ में थे, हम लोगों ने इसी रूट को पकड़ा। तो मैं रात्रि को बैंकॉक में रुका। गोरखपुर के काफी लोग बैंकॉक में रहते हैं, उन लोगों से मैं मिला। संयोग से थाईलैंड के उस समय के कुछ मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। एक समय थाईलैंड ऐसा था कि वो भारत से विपन्न था, गरीब था, आर्थिक रूप से कमजोर था, वहां की करेंसी भारत से कमजोर थी। आज वहां की करेंसी भारत से मजबूत दिखती है। मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, उन्होंने 2 मॉडल मेरे सामने रखे। फिर उन्होंने जापान के कुछ मॉडल मुझे बताए। मैं उनको लेके आया, मैंने एक टीम लगाई